नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उपवास पर बैठे हैं हरीश रावत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देहरादून से। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। अपने आवास पर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। केंद्र और राज्य सरकार ने युवाओं की अनदेखी की है। हरीश रावत का यह बयान केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए हरीश रावत ने कहा, युवाओं की अनदेखी कर रही है केंद्र और राज्य सरकार। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत उपवास पर बैठे हैं। अपने आवास पर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। केंद्र और राज्य सरकार ने युवाओं की अनदेखी की है। यहां पर केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि युवाओं की अनदेखी कर रही है केंद्र और राज्य सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आपको दे रहे हैं। अपने आवास पर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर रही। साफ तौर पर आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि युवाओं की अनदेखी कर रही है केंद्र और राज्य सरकार। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि युवाओं की अनदेखी की जा रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। अपने आवास पर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, अपने आवास पर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत और साफ तौर पर आरोप लगाया कि युवाओं की अनदेखी कर रही है केंद्र और राज्य सरकार। बिल्कुल मोनिका, कल पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऐलान किया था कि बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के जिस तरीके से सरकार बेरोजगार युवकों की जो है अनदेखी कर रही है, उसमें युवाओं का मनोबल डाउन हो रहा है, जिसको लेकर के आज सांकेतिक रूप से उपवास पर बैठेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी जैसा प्रकोप चल रहा है। इसको लेते हुए उन्होंने सांकेतिक तौर पे अपने आवास पर उपवास करने का ऐलान किया था। आज इसी के क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज उपवास पर बैठे हैं, तो उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की थी अपने साथ इस उपवास कार्यक्रम की जो है की समर्थन देने के लिए। तो अन्य कार्यकर्ता भी कांग्रेस के जो हरीश रावत के जो समर्थन में तमाम अन्य लोग भी अपनी अपनी जगह से वर्चुअल माध्यम से इस उपवास कार्यक्रम को हरीश रावत को गति दे रहे हैं। पवन, साफ तौर पर क्या कुछ कहना है पूर्व सीएम हरीश रावत का? किस तरीके से क्या कुछ आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार पर? हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो बेरोजगारी दूर करने का वादा किया गया था, युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने का वादा किया गया था। लेकिन केंद्र में आज 6 साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो वही राज्य सरकार भी 3.5 साल का समय लगभग पूरा कर चुकी है, लेकिन बेरोजगारी अपने चरम पर है। अभी तक रोजगार की तलाश में युवा भटक रहे हैं और उनको किसी भी प्रकार का कोई भी जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ती चली जा रही है और रोजगार के अवसर मुहैया नहीं हो पा रहा है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के आज सांकेतिक रूप से उपवास पर बैठे हैं। अगर भविष्य में ये कोरोना महामारी का संकट जैसे ही दूर होता है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है, ठोस कदम नहीं उठाती है, तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगी। पवन, क्या यहाँ पर सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? हालांकि अभी कोई इस मामले को लेकर के राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस बेरोजगारी के संकट को दूर करने के लिए पहले ही वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक स्थिति साफ कर दी, क्योंकि स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं और इस कोरोना महामारी से जिस तरीके से लोगों को रोजगार ठप हुए हैं या बेरोजगारी बढ़ी है, उन सबको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। और ये जो जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब इसको मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इसमें मुद्दे को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, राजनीति भले की जाए, लेकिन इस तरीके से जो सरकार काम कर रही है, इसमें बीजेपी की सरकार, केंद्र की और राज्य की दोनों ही सरकारें बेहतर काम कर रही हैं और रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
पवन, पीएम रोजगार योजना के तहत किस तरीके से कैसे मदद यहाँ पर युवाओं को मिल रही है? आप फील्ड पर रहते हैं, किस तरीके से युवाओं का क्या कुछ कहना है कि वाकई उनको इससे मदद मिल रही है? धरातल पर क्या कुछ सच्चाई नजर आ रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा 1.5 लाख करोड़ का जो पैकेज युवाओं को स्वरोजगार स्वावलंबी बनाने के लिए निर्धारित किया गया है, तो उसी क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें लगभग 150 काम ऐसे हैं जिनसे लोग स्वरोजगार के अवसर उनको जुड़ेंगे और स्वरोजगार उत्पन्न होगा। और उसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुड़ने के लिए जो भी आवेदन है वो जिलाधिकारी के माध्यम से उनका इंटरव्यू किया जाता है, चाहे वो डेयरी से संबंधित हो, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो फल उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो अन्य अपने छोटे मोटे व्यवसाय से संबंधित हो, उन सबको लोन उपलब्ध कराने की भी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है, जिस ओर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और सचिवालय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षाएं भी कर रहे हैं। ठीक है, पवन, क्या कुछ कहना है हरीश रावत का? कब तक उपवास पर ऐसे ही बैठे रहेंगे? हालांकि आज सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं हरीश रावत, लेकिन इसके बाद में अगर कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है, युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं, तो उग्र आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आपको बता दें कि अपने आवास पर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार युवाओं की अनदेखी कर रही है और यहाँ पर जिस तरीके से जिन वायदों के साथ यहाँ पर बीजेपी प्रदेश में सत्ता में आई थी, वो वायदे कहीं ना कहीं धूमिल हो चुके हैं और उन वायदों को भूलती हुई नजर आ रही है प्रदेश सरकार। तो पूर्व सीएम हरीश रावत अपने आवास पर उपवास पर बैठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो कांग्रेस की तरफ से इस पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केंद्र और राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय है। और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि यहां पर केंद्र और राज्य सरकार युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत उपवास पर बैठे हैं और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो उपवास पर बैठे हैं, अपने आवास पर वो उपवास पर बैठे हैं। इसी के साथ उनका साफ तौर पर यह कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं की अनदेखी कर रही है। वहीं उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी है आज। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे राज्य आंदोलनकारी। उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी आज। शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे राज्य आंदोलनकारी। 1 सितंबर 1994 को हुआ था खटीमा गोलीकांड। राज्य की मांग पर आंदोलनकारियों पर चलाई गई थी गोलियां। गोलीकांड में 7 आंदोलनकारी की मौत हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। खटीमा गोलीकांड की आज 26वीं बरसी। आपको बता दें कि शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे राज्य आंदोलनकारी। इसी के साथ 1 सितंबर 1994 को ये गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। राज्य की मांग पर आंदोलनकारियों पर गोली चलवाई गई थी। गोलीकांड में 7 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड की आज 26वीं बरसी और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे राज्य के आंदोलनकारी। इसी के साथ आपको बता दें कि 1 सितंबर 1994 को ये गोलीकांड हुआ था और राज्य की मांग पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी। इस पूरे गोलीकांड में 7 आंदोलनकारियों की मौत भी हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड की आज 26वीं बरसी है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी आज। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पवन, आज खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी है। पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी है। 1 सितंबर 1994 को यह खटीमा गोलीकांड हुआ था। राज्य की मांग
पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई गई थी। गोलीकांड में 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड की आज 26वीं बरसी। आपको बता दें कि शहीदों को श्रद्धांजलि आज दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 1994 में 1 सितंबर 1994 में ये खटीमा गोलीकांड हुआ था। राज्य की मांग पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी। इस गोलीकांड में 7 आंदोलनकारियों की मौत हुई थी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। किसानों की समस्याओं और पेट्रोल डीजल के दाम के कम करने की मांग को लेकर किसान कांग्रेस ने गदरपुर में प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजीव ग्रोवर के नेतृत्व में किसानों ने सांकेतिक धरना दिया, जहां उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की मांग भी की। इस दौरान राजीव ग्रोवर ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को कम नहीं कर पा रही है और न ही गन्ना किसानों का भुगतान हो पा रहा है। तो गदरपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। किसान कांग्रेस ने दिया सांकेतिक धरना। कर्ज माफी और गन्ना भुगतान की मांग कर रही है कांग्रेस। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गदरपुर की, जहां पर कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन कर रही है किसान कांग्रेस। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। सरकार से 12 मांगे हैं, जिसमें किसानों को गन्ने का तत्काल भुगतान और बिजली बिल व सरचार्ज माफ किया जाए, किसानों को यूरिया उपलब्ध कराई जाए, इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं, किसानों के खाते में 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, और जो हमारे क्षेत्र में टूटी सड़कें हैं उनका निर्माण किया जाए, जिससे किसानों को आने जाने में परेशानी न हो। 12 सूत्रीय मांगे लेकर SDM साहब को ज्ञापन देंगे तो मुख्यमंत्री जी तक। तो वहीं कोरोना महामारी को लेकर डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल कर्मी पूरी सजगता से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन पूरा वेतन न मिलने से पैरामेडिकल कर्मियों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर ऋषिकेश में पैरामेडिकल कर्मियों ने कोविड सेंटर में काम का बहिष्कार कर दिया। परमार्थ निकेतन में काम कर रहे पैरामेडिकल कर्मियों का कहना है कि 4 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते वो काम का बहिष्कार करने पर मजबूर है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनका वेतन नहीं मिला तो संपूर्ण काम का बहिष्कार कर देंगे। ऋषिकेश में सैलरी न मिलने से पैरामेडिकल कर्मियों में नाराजगी है। कोविड सेंटर में काम का बहिष्कार उन्होंने किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी सैलरी दी जाए ताकि वो अपने घर का भरण पोषण कर सके, अपनी परिवार का भरण पोषण कर सके। 4 महीने से इन कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से इनको जीवन यापन करने में काफी परेशानियां हो रही हैं। ऋषिकेश में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैलरी न मिलने से पैरामेडिकल कर्मियों में नाराजगी है और कोविड सेंटर में काम का इन्होंने बहिष्कार किया। रजनीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रजनीश, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? वेतन नहीं मिला है 4 महीनों से इन कर्मचारियों का। जी बिल्कुल, ये जिलाधिकारी और हेलो जी बोलिए रजनीश। ये जो है CMO बॉडी द्वारा जो है एक अनुबंधित संस्था है जेट सिक्योरिटी, उनके माध्यम से जो है इन पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कोविड सेंटरों में की गई थी। और 4 महीने से जो है इन लोगों को जो है कंपनी द्वारा कोई पेमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से पैरामेडिकल स्टाफ में जो है कई बार जिलाधिकारी और CMO और कंपनी को कई बार लिख चुके हैं, इसके बावजूद भी समाधान नहीं निकला है, जिसके चलते इन्होंने आज कोविड सेंटरों में सभी जगह कार्य बहिष्कार कर दिया। कंपनी की तरफ से कोई आश्वासन अभी नहीं मिला? जी फिलहाल कंपनी ने जो इनको वेतन दिया है वो बताया जा रहा है कि 1 महीने का वेतन मिला है, वो भी 47% जो उसमें कटौती की गई है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि हमको पूरा वेतन दिया जाए और वहीं पूरे 4 माह का वेतन पूरी तरह से भुगतान किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए रजनीश। तो कोविड सेंटर में काम का बहिष्कार किया है कर्मचारियों ने। 4 महीनों से इनका वेतन नहीं मिला है। सैलरी न मिलने से पैरामेडिकल कर्मियों में नाराजगी है। साफ तौर पर इनका कहना है कि इनका वेतन दिया जाए, क्योंकि जीवन यापन करने में इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड सेंटर में काम का बहिष्कार करते हुए तमाम पैरामेडिकल कर्मियों को आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में पोस्टर लिए विरोध अपना जता रहे हैं, और इनका कहना है कि इनकी 4 महीने का जो वेतन बकाया है उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।
तो ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैलरी न मिलने से पैरामेडिकल कर्मियों में नाराजगी है और हाथों में पोस्टर लिए कंपनी के बाहर ये तमाम कर्मी खड़े हैं। कोविड सेंटर में काम का बहिष्कार करते हुए साफ तौर पर इनका कहना है कि इनका वेतन इन्हें देना चाहिए। 4 महीने से इनका वेतन इनको नहीं मिला और जिससे इनको जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी में बारिश के बाद भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है और हर रोज लगातार भूस्खलन होने से लोगों में दहशत का माहौल है। जबकि मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन के बाद मलबा आने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं मलबा हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग की टीम लगातार मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन पहाड़ों से लगातार आ रहे पत्थरों से जेसीबी चालकों में दहशत का माहौल है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, लगातार भूस्खलन हो रहा है। मसूरी में भूस्खलन का लगातार सिलसिला जारी है। मलबा आने से आवागमन बाधित हो रहा है और सुचारू रूप से काम नहीं चल पा रहा। तो सुनील सोनकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं मसूरी से। सुनील, किस तरह की तस्वीरें आपको वहां से नजर आ रही हैं? क्योंकि हम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि जाहिर सी बात है कि काम जो है बाधित हो रहा है। हेलो सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी 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 सुनील, क्या कुछ स्थिति इस वक्त मसूरी में दिखाई दे रही है? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार दयोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन हो रहा है। पिछले 50 घंटे से ये मार्ग बंद पड़ा हुआ है। लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं जेसीबी के माध्यम से इसे खोलने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु लगातार यहाँ पर भूस्खलन होने से मलबा और पत्थर पहाड़ से आ रहा है, जिस वजह से दिक्कतें साफ तौर पर है। और क्योंकि लोगों की आवाजाही भी पूर्ण रूप से ठप हो गई है, क्योंकि जो संपर्क तो अतिरिक्त यहाँ पर मार्ग मसूरी देहरादून के हैं, उनकी भी हालत काफी खराब है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानियां यहाँ पर पेश आ रही है। जी बिल्कुल, किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर अलर्ट नजर आया सुनील? क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार हमें देखने को मिल रही है। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए जल्द से जल्द? क्या प्रशासन इसके लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है? जी देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से यहाँ पर 4 जेसीबी लगाई गई है और मलबे को हटाने का काम देर रात से ही लगातार जारी है, परंतु हल्की बारिश होने की वजह से यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल प्रशासन कोशिश कर रहा है कि मलबे को यहाँ से हटा लिया जाए और वाहनों के लिए इस मार्ग को सुचारू किया जाए, परंतु जो भूस्खलन है वो लगातार हो रहा है, जिस वजह से जो लोक निर्माण विभाग है उसे भी खासी परेशानियां यहाँ पर हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो मसूरी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मसूरी में भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। मलबा आने से आवागमन बाधित हो रहा है और लगातार बारिश होने से लगातार भूस्खलन भी हो रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पार्टी में हड़कंप मच गया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भी संक्रमण फैलने का खतरा शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष के बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता भी संक्रमित हो गए हैं, जबकि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में काम करने वाला एक स्टाफ भी संक्रमित पाया गया। तो देहरादून में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद बीजेपी प्रवक्ता भी कोरोना संक्रमित मिले। बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले एक स्टाफ भी संक्रमित पाए गए। तो किस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना अपना कहर दिखा रहा है, इसकी बानगी देखने को मिल रही है, जिससे अब नेता भी अछूते नहीं रह पाए हैं। लगातार जिस तरीके की खबरें आई हैं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं और हमने एहतियात के तौर पर सभी लोगों को टेस्ट करा रहे हैं और किसी प्रकार अगर कोई टेस्ट में हुआ था तो हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। वैसे इसका संक्रमण ज़्यादा ना बढ़े, इसके तहत हम लोगों को टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा फीवर कुछ बता रहे थे तो हमको टेस्टिंग के लिए उसको भेजा है और कोई ऐसी बात होगी तो
तो पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं देहरादून से। पवन, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी कोरोना का असर अब दिखने लगा है। बिल्कुल उनके आपको बता दें, जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना से संक्रमित हुए हैं और उसके बाद में जिस तरीके उनके यहाँ जो दावत का प्रोग्राम था गृह प्रवेश के दौरान, उस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम जो ऑफिस में कार्यालय में जो रहते हैं वो लोग वहां पर मौजूद थे। और यही वजह है कि लगातार जो जिसमें भी कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं या जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो ज्यादा संपर्क में रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के, उन सभी के टेस्ट कराए जा रहे हैं। कल बीजेपी के एक प्रदेश प्रवक्ता भी विपिन कैंथोला, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए, हालांकि उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो काफी प्रदेश अध्यक्ष के करीब में थे, इसलिए वो भी संक्रमित हुए हैं। तो वहीं आज एक और जो कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी में भी कुछ लक्षण पाए गए हैं, जिसको टेस्ट के लिए भेजा गया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उससे कहीं न कहीं सभी लोग आज की डेट में जो है सचेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बात अगर बीजेपी दफ्तर की करें तो तभी से एहतियात के तौर पर बीजेपी दफ्तर सील कर दिया गया था, अभी सैनिटाइज किया जा रहा है। जो भी लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं वो सभी लोग अपना वर्चुअल माध्यम से ही काम निपटा रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ पवन। तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी कोरोना का असर अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब बीजेपी प्रवक्ता भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। तो वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप से जहां शासन से लेकर प्रशासन तक गंभीर नजर आ रहे हैं, वहीं डॉक्टर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज से विरोध उन्होंने शुरू कर दिया है और काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से डॉक्टरों की मुलाकात के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। दरअसल चिकित्सक संघ की 5 मुख्य मांगे हैं, जिससे पहली मांग है जिसमें ये वो है कि चिकित्सकों का हर माह 1 दिन वेतन काटने का निर्णय सरकार वापस ले। दूसरी मांग है कि मुख्यमंत्री के जरिए की गई घोषणा जिसमें पीजी करने वाले डॉक्टरों को पूरा वेतन देने की बात कही गई है, उसका शासनादेश जारी हो। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पवन, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? 5 सूत्री मांगे हैं डॉक्टरों की। बिल्कुल मोनिका की ये 2 दिन पहले ही जो प्रांतीय चिकित्सक संघ है उसने ये मांग अपनी उठाई थी कि 5 सूत्री मांगों को लेकर के उन्होंने एक चेतावनी दी थी प्रशासन को और विभाग को कि हमारी ये 5 सूत्री मांगे हैं जिनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में चिकित्सक जो है अपने कार्य बहिष्कार कर सामूहिक रूप से इस्तीफे की पेशकश करने वाले हैं। उसको लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल उसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को इस पर वार्ता करने के निर्देश दिए थे, जिस आधार पर स्वास्थ्य महानिदेशक महोदया के ने एक जो चिकित्सक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल के साथ उन्होंने वार्ता की। लेकिन वार्ता में जो उठाई गई मांगे हैं उन मांगों पर विचार जरूर किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, जिससे आक्रोशित होकर के सभी चिकित्सकों ने अभी जो सांकेतिक रूप से अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज से ये 7 तारीख तक चलने वाला है, जिसमें काली पट्टी बांध करके चिकित्सक आज काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी के से मुलाकात का वक्त भी इन चिकित्सकों को दिया गया है, चिकित्सक संघ को दिया गया है, जो कि अब वीरवार के दिन वो सचिव के सामने अपना पक्ष रखेंगे, जिस आधार पर अब जो निर्णय है वो सरकार को लेना होगा। अब निर्णय किस तरीके का होता है, क्या संतुष्टि होती है प्रांतीय चिकित्सक संघ को, और उस आधार पर आगे के आंदोलन की कार्रवाई तय की जाएगी। हालांकि अभी प्रदर्शन जारी है, पर सरकार भी इस कोरोना काल से निपटने के लिए डॉक्टरों की हर संभव मदद करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है पवन, क्या उससे पहले सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है डॉक्टरों को? जो डॉक्टरों का कहना है कि स्वास्थ्य महानिदेशक महोदया के द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया है कि आपकी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स हो या फिर अन्य कर्मचारी हो, अगर उनकी जायज मांगे हैं तो उनको पूरा करना चाहिए और सभी अधिकारियों को उनकी बातों को सुनना चाहिए, कर्मचारी चाहे चिकित्सक हो या फिर कोई और हो। लेकिन इससे साफ है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डॉक्टरों की जो मांगे हैं वो जायज मांगे दिखाई दे रही है। सरकार भी इस ओर गंभीर दिखाई दे रही है। तो माना यह जा रहा है कि चिकित्सकों का धरना प्रदर्शन मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव से वार्ता के बाद में इसका निराकरण होना संभव लग रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो 5 सूत्री मांगों को लेकर डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पर सरकार के सामने लगातार मांग कर रहे हैं कि 5 सूत्री मांगों को पूरा किया जा सके, और अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है इस बैठक के बाद। हमारे 5 मांगों के संदर्भ में कल डीजी मैम से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि सचिव साहब ने हमें बृहस्पतिवार शाम को वार्ता के लिए बुलाया है, जिसमें प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा। कल डीजी मैम से हुई मुलाकात में उन्होंने हमसे कहा कि आपकी 5 मांगें जायज़ हैं, बिल्कुल एक दिन का वेतन कटना कहीं से न्याय संगत नहीं है। सभी पीजी अध्ययनरत छात्रों को पूरा वेतन दिया जाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम से कम या फिर समाप्त करवाने का प्रयास किया जाएगा। जो विधायक ने जो बदतमीजी डॉक्टर के साथ की है, उसकी निंदा डीजी मैम ने भी करी, और सभी जांच तरीके से करी जाएंगी। और जांचों के लिए एक एसओपी बनाने का उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी जांचें इस तरह की मौतों की होती हैं, उसके लिए एक एसओपी बनाई जाएगी, जिससे कि जांचें ठीक से हों और जिसका अपराध है सजा उसी को मिले, ना कि चिकित्सक पर हर बार ठिकरा फोड़े। तो वहीं पौड़ी के शिमलगढ़ी में भारी बारिश के चलते जगह जगह सड़क टूट जाने और भूस्खलन के चलते भारी मलबा आ जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों से आए लोग सड़क ठीक न होने के चलते गांव में ही फंस गए हैं। ग्रामीण इस समस्या से कई बार शासन प्रशासन को रूबरू करा चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे लोगों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। पौड़ी में भारी बारिश और भूस्खलन से आवागमन बाधित हो रहा है। दूसरे राज्यों से आए लोग गांव में फंस गए हैं। शासन प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पौड़ी की, किस तरीके से लगातार हो रही बारिश से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।